हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिस पे पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी आर्गुमेंट डिस्प्यूट चल रहे हैं। बात कर रहे हैं हम संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी की। इनके बीच एक पर्टिकुलर वीडियो होता है, सेशन लेते हैं संदीप माहेश्वरी जी, वहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं, कुछ एलिगेशंस लगते हैं बिंद्रा जी पे कि उनका जो कोर्स बेच रहे हैं वो फॉल्स सेलिंग कर रहे हैं, लोगों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में चीज़ों को बेच रहे हैं। इस तरह से कई सारी बातें सामने आती हैं। आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे लॉ यानी कानून क्या कहता है इस पूरे डिस्प्यूट के ऊपर, कौन कौन से कानूनी पहलू हैं जहां पे ये पूरा केस डिस्कस हो सकता है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी को सही या किसी को गलत ठहराना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है, इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर कानून की रोशनी में क्या क्या टॉपिक डिराइव हो सकते हैं, क्या क्या बातें हो सकती है, कहाँ कहाँ पे लूज पोल हैं, उन सबको डिस्कस करना है। आज इस पूरे टॉपिक के डिस्कशन में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कानूनी पेज हैं जहाँ पे टॉपिक पूरा डिस्प्यूट अटक सकता है या जहाँ पे कुछ मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है। इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे वीडियो का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल लॉ के प्रोस्पेक्ट में इस डिस्प्यूट को देखना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इन दोनों के बीच, ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, दोनों के बीच एक वीडियो सेशन होता है, संदीप माहेश्वरी जी लेते हैं, वहाँ से कुछ डिस्प्यूट आता है, उसके रिप्लाई में बिंद्रा साहब एक वीडियो शूट करते हैं, उसका जवाब देते हैं और सारा डिस्प्यूट इस तरह से आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर हम मान लें कि जो कुछ भी संदीप माहेश्वरी सही कह रहे हैं, अगर वो सही साबित होता है कोर्ट के अंदर, तो कौन कौन से कानून हैं जहां पे बिंद्रा जी को दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो सबसे पहले इंपैक्ट डालेगा इस पूरे डिस्प्यूट को अगर ये प्रूफ हो जाता है। इसमें कौन सी बात आएगी, देखिए, इसमें एक चेंज हुआ था। वो चेंज किया था, न्यू प्रोविजन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें क्या क्या इंक्लूड करा गया, ई कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग, इन दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये डिस्प्यूट भी इसकी कवरेज में आ रहा है। अब इशू क्या है, डायरेक्ट सेलिंग वो सारी सेलिंग को कहा जाता है जो कंपनी डायरेक्ट एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है और एक से बढ़कर एक आगे चेन बनाने के लिए कहती है और प्रोडक्ट को सेलिंग करी जाती है। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं कई जगह पे। डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट उस चीज को सेल कर रहा है। ठीक है, अब ये पूरा मैटर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कवरेज में आता है। आगे इसमें बात होती है चैप्टर 6 प्रोडक्ट लायबिलिटी। देखिए सिंपल सी चीज है, यहां पे सबसे ज्यादा पहला कौन कौन सा सेक्शन इंक्लूड हो रहा है, 82, 83। 83 क्या कह रहा है, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शंस, ए प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शंस मे बी ब्रॉट बाय कंप्लेनेंट अगेंस्ट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और अ प्रोडक्ट सेलर एज द केस मे बी फॉर द आर्म कॉज्ड हिम ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। यानी अगर कोई ऐसी सर्विसेज दी जा रही है, ऐसा प्रोडक्ट सेल आउट करा जा रहा है जो डिफेक्टिव है और अगर उसको यूज करने वाला उसकी कंप्लेंट करता है, तो उसको किसमें कवर होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 83 सेक्शन में। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, लायबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। ए प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर शैल बी लायबल इन प्रोडक्ट लायबिलिटी इफ द सर्विस प्रोवाइडर बाय हिम वाज फॉल्टी और इम्परफेक्ट और डेफिशिएंट इनएडिक्वेट इन क्वालिटी। यानी कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी जाती है जो फॉल्टी है या पूरी तरीके से सही तरीके से उसको प्रोवाइड नहीं करी जा रही कंज्यूमर को, तो वो सारा किस में कवर होगा, 85 में, लायबिलिटी ऑफ प्रोवाइडर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। यहां पे जो संदीप माहेश्वरी जी ने कहा है कि जो कोर्स बेचा जा रहा है, जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है विवेक बिंद्रा जी की तरफ से, उसमें फॉल्स कमिटमेंट करे जा रहे हैं, झूठे वादे करे जा रहे हैं, लोगों को अलग अलग तरीके के सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप एक महीने में, एक साल में, महीने का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक कमा लोगे। तो वो सारा अगर साबित होता है तो वो किस में आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 85 में। आगे इसमें बात होती है पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो कुछ भी बिंद्रा जी ने प्रमोट करा, आगे अपने एडवर्टाइजमेंट करा प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, उसमें कहीं झूठ था, कहीं मिथ्या थी, कहीं पे भी कुछ गलत प्रोमिसेस करे गए थे, कुछ गलत कमिटमेंट करे गए थे, तो वो सारा किसमें कवर होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 89 के अंदर। लेकिन यहां ध्यान रखना ये जरूरी होगा कि जो कुछ भी संदीप माहेश्वरी जी उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर वो प्रूफ नहीं होते हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनका प्रूफ होना बहुत जरूरी है कि उन्होंने कुछ भी ऐसा करा जो कि फॉल्स था, मिसलीडिंग था, गलत तरीके से धोखाधड़ी करके प्रोडक्ट को बेचा गया है।
अब आते हैं आईपीसी का कौन कौन से सेक्शंस इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि अभी केस पूरी तरीके से फैक्ट सामने नहीं आए हैं, हम सिर्फ वीडियोस पे और जो यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा हो सकता है, 415 चीटिंग का भी उन पे आईपीसी का लग सकता है। अगर आगे जाके ऐसी कोई बात आती है कि उन्होंने किसी तरह की धोखाधड़ी करके चीजों को बेचा या कुछ और, अगर आगे ट्रांजैक्शंस नजर आते हैं जहां पे इन्वॉल्व होता है कि उन्होंने कहीं पे धोखाधड़ी करी, तो इस कंडीशन में विवेक बिंद्रा जी पे आईपीसी का चीटिंग का एक्ट लग सकता है 415 में। आगे बात होती है when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention। यहां पे क्या बात हो रही है आईपीसी में, whenever an act which is criminal only by reason of being done with a criminal knowledge or intention is done by several person, then each of person who joins the act with such knowledge or intention is liable for the act। यानी अगर संदीप माहेश्वरी जी साबित कर देते हैं कि जो कुछ भी एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं विवेक बिंद्रा जी पे वो सही है इस कंडीशन में, और अगर वहां क्रिमिनल इंटेंशन भी आ जाती है, तो जितने लोग उनकी कंपनी में थे, जितने लोग उन प्रोडक्ट को सेल आउट करने में थे, वो सब भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब बात आती है 406 पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये कहां आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, संदीप माहेश्वरी जी ने अपने सेशन में कहा है, बाद में भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कुछ लोगों ने भी अपने वीडियोस पोस्ट करे हैं कि उनको रिटर्न एश्योरेंस दी गई थी कि आप अगर आपसे कमाई नहीं होती है तो आपका जो पैसा दिया है कंपनी को पूरा वापस कर दिया जाएगा। कुछ फॉल्स कमिटमेंट की बात भी आ रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे बिंद्रा जी की कंपनी ने लोगों से, ये भी सामने आ रहा है। अगर ये साबित होता है कि उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है, उस कंडीशन में आईपीसी का 406 तक उन पे इंप्लीमेंट हो सकता है। क्या कहता है, whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment either description for a term which may extend to 3 years। 3 साल तक की सजा हो सकती है बिंद्रा साहब को, अगर ये साबित हो जाता है कि संदीप माहेश्वरी जी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो प्रूव हो जाते हैं कोर्ट में तब। ठीक है, अब आपको यहां पे बहुत जरूरी चीज समझनी है, यहां पे बहुत सारे केस के पहलू अभी तक सामने नहीं आए हैं, फैक्ट सामने नहीं आए हैं। अगर चीजें आगे बढ़ती हैं एक लिमिट से, अगर धोखाधड़ी भी साबित हो जाती है या ये साबित हो जाता है कि चीजों को ज्यादा मैनिपुलेट करके लोगों के साथ लोगों के पैसे को हड़पा गया है, तो उस कंडीशन में 420 भी इंप्लीमेंट हो सकता है जो धोखाधड़ी से रिलेटेड है। अभी हमें आगे आने वाले टाइम में फैक्ट्स देखने होंगे क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर मैटर की सीरियसनेस को देखें तो पहले भी कई सारे ऐसे धोखाधड़ी के केस हुए हैं जहां पे 420 भी अप्लाई हुआ है, तो देखना होगा क्या आने वाले फैक्ट्स में ऐसे कुछ फैक्ट्स आते हैं। अब बात आती है, मान लीजिए संदीप माहेश्वरी जी ने जो कुछ कहा है उसको कोर्ट में साबित नहीं करते हैं, तो विवेक बिंद्रा जी के सामने कौन से ऑप्शन रह जाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला ऑप्शन विवेक बिंद्रा जी के सामने आएगा डेफेमेशन यानी मानहानि। अगर संदीप माहेश्वरी अपनी बात को, अपने एलिगेशंस को, अपने आरोपों को कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं, तो विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी पे डेफेमेशन मानहानि का केस लगा सकते हैं। ठीक है, मानहानि होती क्या है आइए समझते हैं। हमारे आईपीसी का 499 इससे डील करता है। ये क्या कहता है, अगर आपने किसी भी इंसान के लिए किसी भी तरीके से, चाहे ओरली हो, प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, थर्ड पर्सन के थ्रू हो, कुछ ऐसी बात फैलाई जो कि गलत है और उससे उसकी इमेज को, उसकी सोशल स्ट्रक्चर, सोशल जो उसका स्टेटस है उसको कोई नुकसान पहुंचता है, तो वो आदमी आपके ऊपर केस कर सकता है। लेकिन इसके पीछे कुछ कंडीशंस है, उन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। जैसे जो बात कही गई वो झूठ थी, या वो जो बात आपके बारे में फैलाई गई वो इस इंटेंशन से फैलाई गई थी ताकि आपके सोशल स्टेटस को नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर ये सारी चीजें स्टैब्लिश होती हैं तो उस चीज को डेफेमेशन में कोर्ट में चैलेंज करा जा सकता है। क्या कहता है 499, whoever by words either spoken or intended to be read or by sign or by visible representation makes or publish any imputation concerning any person intending to harm or knowing having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in case of सर्टन कंडीशंस। अब क्या बात हो रही है कि अगर ऐसा कोई भी वर्ड किसी इंसान ने बोला है जिससे सामने वाले की रेपुटेशन पे कोई बात आ गई है, नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है, उस कंडीशन में डेफेमेशन कॉल हो सकता है। पनिशमेंट क्या है सेक्शन 500 में अगर ये साबित हो गया कि डेफेमेशन किसी की, आपने जानबूझ के उसकी सोशल रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाया है, तो सेक्शन 500 कहता है
whoever defames another shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 year और with fine। अगर कोई भी किसी के लिए डेफेमेशन करता है, मानहानि करता है, तो उस केस में और साबित होने के बाद उसको कितनी सजा हो सकती है? 2 साल, फाइन या दोनों साथ में। ठीक है, अब बात आती है डेफेमेशन में तीन कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जो मेजर है। पहली, ए स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फॉल्स और डेफेमेटरी वर्ड्स, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जो झूठा हो और दूसरे को बदनाम करने के लिए बोला गया हो। दूसरी कंडीशन है स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ, यानी वो उस प्लेंटिफ की तरफ रेफर करा गया हो जो कह रहा है कि उसकी मानहानि हुई है। तीसरा, पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट, पब्लिकेशन मींस द स्टेटमेंट मस्ट कम्युनिकेटेड टू द थर्ड पर्सन, यानी कुछ भी करके तीसरे आदमी को किसी भी वे में वो बातें पता चली हो किसी के बारे में जो झूठ हो, तो उसको किस में काउंट करा जाएगा? डेफेमेशन में काउंट करा जाएगा। अब यहां पे एक छोटी सी बात ध्यान रखना, संदीप माहेश्वरी जी ने एक डॉक्यूमेंट दिखाया था, अपने जो सेशन लिया था उस डॉक्यूमेंट पे आते हैं हम। क्या डॉक्यूमेंट था, किस बारे में वो बात कर रहे थे? ये वो डॉक्यूमेंट था जो उन्होंने अपने साइट पे डाला है, अपने अटैचमेंट में डाला है वीडियो के। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देखेंगे। क्या है वो? देखिए, The Reserve Bank has advised that members of public should not to be tempted by promises of high returns offered by entities running multi-level marketing chains, pyramid structure schemes। यानी ये वो सारी स्कीम है जिसमें लोग लुभावने बातें करते हैं। जैसे आप एक मेंबर जोड़िए, उस मेंबर से आप 2 मेंबर और जोड़िए, वो 2 और 2 जोड़ेगा, इस तरह चेन बनती जाएगी और आपका मंथली जो अमाउंट आ रहा है वो बढ़ता जाएगा। ये सारा रिजर्व बैंक ने मना करा है कि भाई आप ऐसी स्कीम्स के लोग लुभावने बातों में मत आइए, क्योंकि ये सब एक तरीके से फ्रॉड चल रहा है। आगे, द रिजर्व बैंक हैज reiterated that falling prey to such offers can result in direct financial losses and they in their own interest should refrain from responding। अब क्या होता है, लोग छोटे से लालच के अंदर ऐसी स्कीमों की धोखाधड़ी में फंस जाते हैं और आगे से आगे धोखाधड़ी के शिकार होते रहते हैं। तो आपको ही समझना होगा कि जो स्कीमें आपको इतने आसानी से पैसा कमाने की बात कह रही हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए का आपको प्रीमियम बता रही हैं कि आप इतना कमाएंगे, ऐसा रियलिटी में है नहीं। ऐसा आपको भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते समझना होगा। सोसाइटी में कहीं पे भी इतनी इजीली अगर इनकम हो रही होती तो लोग इजीली कर लेते, लेकिन सिर्फ धोखाधड़ी है, आपका लालच है जो आपको ऐसी स्कीमों में फंसाता है। इस डॉक्यूमेंट की बात संदीप माहेश्वरी जी ने अपने वीडियो सेशन में भी करी थी। अब बात आती है पूरा मैटर कहां अटकेगा। पूरा मैटर अटकेगा, जितनी बातें संदीप माहेश्वरी जी ने, जितने आरोप बिंद्रा जी पे लगाए हैं, उनको साबित करना पड़ेगा। और हम हमारे सिस्टम को जानते हैं, लीगल सिस्टम को, वो हर चीज का एविडेंस मांगता है। अगर वो प्रूफ हो जाती हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं प्रूफ होती हैं तो हो सकता है विवेक बिंद्रा जी संदीप माहेश्वरी जी पे डेफेमेशन का केस फाइल करें और उसमें उनको आगे जाके काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। आज के हमारे इस वीडियो का प्रोस्पेक्ट सिर्फ इतना था कि कौन कौन से लीगल ऐसे इश्यूज हैं जहां पे बिंद्रा जी को प्रॉब्लम आ सकती है अगर संदीप माहेश्वरी जी का जो एलिगेशंस है वो सही साबित होते हैं। हम इस पूरे वीडियो में ना किसी को सही साबित कर रहे हैं ना गलत साबित कर रहे हैं, सिर्फ एक लॉ के प्रोस्पेक्ट में पूरे डिस्प्यूट को डिस्कस करने की छोटी सी कोशिश करी है। आपको क्या लगता है, क्या आपकी नज़र में संदीप माहेश्वरी जी सही हैं, या संदीप माहेश्वरी जी के एलिगेशन में आपको कोई कमी लगती है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी की जा रही है? अगर आप जो भी आपके एडवाइस हो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ आएंगे।